गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। क्लास 11 फिजिक्स का ये वीडियो है हमारे इंस्टीट्यूट कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के द्वारा। अभी सभी कोर्स ऑफ मटेरियल फ्री दिया जा रहा है। यूट्यूब पर क्लासेस चल रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। आप हमसे जुड़िए और इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। क्लास 11 का एग्जामिनेशन मार्च महीने में होने वाला है और इसी सीरीज में हम फिजिक्स का आज MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, जिसको हम लोग स्केलर और वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर का MCQ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर्स, इस नाम से भी जानते हैं। और इसमें एक और टॉपिक कवर होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 टॉपिक से ही इसमें सारा MCQ आपको देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके जैक बोर्ड में आने वाले हैं। बस 1 लाइन क्वेश्चन इनका प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो 100% आपका मार्क्स आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन स्केलर नहीं है। सभी बच्चे को पता है स्केलर वैसे क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, बार बार ये वर्ड उनके सामने आता है लेकिन उसका मीनिंग उनको ठीक से पता नहीं रहता। मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है बच्चों परिमाण। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। जैसे हमने बोला कि मुझे 5 kg चावल खरीदना है, तो यहाँ जो 5 मैंने वर्ड यूज किया यही है मैग्नीट्यूड। मुझे 10 किलोमीटर अभी दूर जाना है, तो यहाँ जो किलोमीटर है मैंने कहा 10 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट, और ये जो 10 है यही है इस का मैग्नीट्यूड। यही मैग्नीट्यूड होता है परिमाण। तो स्केलर हम लोग वैसे क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरी तरह का क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन भी पाया जाता है। फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, कुछ को स्केलर और कुछ को वेक्टर्स। तो किनको स्केलर बोलते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और किसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्केलर्स में स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, वर्क, ये सब जो क्वांटिटीज़ हैं ये सभी के सभी स्केलर हैं। जब वेलोसिटी की वेक्टर्स की बात आएगी तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्वांटिटीज़ हम बताएं ये सभी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। इनमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ये सब बेसिक्स है जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बोल रहा कौन स्केलर नहीं है, मतलब कि कौन वेक्टर है। अभी हम आपसे चर्चा किए चार्ज स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर क्वांटिटी। बचा क्या, इम्पल्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये स्केलर नहीं है। तो पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोलिएगा सर इलेक्ट्रिक करंट में तो मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है, सभी को पता है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये स्केलर कैसे हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जगह जब कहीं आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप बोलिएगा सर ये स्केलर क्वांटिटी है। तो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों, इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है। तो आप इसका आंसर समझिए। वेक्टर होने के लिए किसी भी क्वांटिटी को 3 कंडीशन को फुलफिल करना होता है।
कौन सी कंडीशन है? पहला, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन भी होना चाहिए, और तीसरा शुड ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस और भी लॉ। मतलब ये तीन शर्तों को जो भी क्वांटिटी पूरा करेगी वही सिर्फ वेक्टर कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, परंतु वो वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है। तो किसको ओबे करती है? वो ओबे करती है सिंपल अलजेब्रा को। अगर हमें करंट को ऐड करना हो तो हम उसको सिंपली ऐड कर देते हैं, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो टोटल हो गया 18 एम्पियर करंट। ये सिंपली जो ऐसे हमने जोड़ा वो है अलजेब्रिक सम का एग्जाम्पल। लेकिन अगर वेक्टर्स को जोड़ना हो तो ऐसे नहीं जोड़ते हैं, उसके लिए लॉ होते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ। आगे नेक्स्ट है कौन सा स्केलर नहीं है। तो इस तरह के स्केलर और वेक्टर का क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा। आप स्केलर और वेक्टर का जो चार्ट है उसको देखकर ये पता कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर। चारों में से वेक्टर छांटना है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तब उसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो आंसर उसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। दो तरह के प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो दो वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट है, लेकिन उससे जो रिजल्ट बनता है वो स्केलर होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसमें दो वेक्टर ही होते हैं, यहाँ बीच में डॉट लगा होता है, और इससे जो रिजल्ट बनता है जो भी बनेगा वो स्केलर होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इससे जो चीज़ बनेगा वो हमेशा वेक्टर ही बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा? स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। देख रहे हैं? तो इसी से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि बताइए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को किस नाम से जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से आया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? हम लोग डेली लाइफ में एग्जाम्पल को देखें, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉर्क को ऐसे मारते हैं तो कॉर्क ऐसे जाता है फिर जाके नीचे गिर जाता है। क्रिकेट के मैदान में आप देख रहे हैं मैच में जो फील्डर बॉल को फेंकता है विकेट कीपर के पास, तो ऐसे बॉल को फेंकता है तो बॉल ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे आती है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर है वाई एक्सिस। यहाँ ओरिजिन होता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया, वो जाकर यहाँ ऐसे गिर गया। तो ये जो मोशन यहाँ पर हुआ इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इनिशियल वेलोसिटी u होगा, एंगल यहाँ थीटा होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, r से डिनोट करते हैं। इस मैक्सिमम हाइट को सरफेस से जब मेजर करते हैं तो h से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट।
यहाँ जो थीटा है यह है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि कितने डिग्री से बॉडी को फेंका गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब इस तरह के मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो कैसा होता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल पर बना रहा है, तब इधर जो एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में जिधर एंगल नहीं है उधर फोर्स का कंपोनेंट कहलाएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट का मतलब उसको हमने दो भागों में बांट दिया। कंपोनेंट का हिंदी होता है भाग, पार्ट्स। यहाँ पर जो इधर इस तरह का जो है एक्स एक्सिस वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये है एफ कॉस थीटा। इधर जो वाई एक्सिस की ओर है इसको बोला जाता है वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि एफ साइन थीटा, एक कॉस और एक साइन। यही बात वहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपको देखना है। यही चीज़ अभी हमने बनाया था फिगर, एक बार फिर से बना दे रहे हैं। ऐसे हो गया, यहाँ से u हो गया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस पॉइंट पर भी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी दो कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, ux और यहाँ पर uy। ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और uy हो जाएगा बच्चों u sin थीटा। मतलब इसी u का x एक्सिस में कोऑर्डिनेट, x एक्सिस में कंपोनेंट, और इसी u का y एक्सिस में कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट देख लिया, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल इसमें ये वाला है और वर्टिकल इसमें ये है। तो क्वेश्चन वहाँ आपसे पूछ रहा था, आइए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो फिक्स रहता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वेक्टर ही देता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा अभी मैंने आपको बताया था वो देगा स्केलर। इफ़ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उनका रिजल्टेंट हम लोग जोड़ कर निकालते हैं, ऐड कर देते हैं। उन दोनों का सम होता है, ए नंबर होगा उन दोनों का सम। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट का पहले फॉर्मूला जानिए, तब इसका आप आंसर बना पाएंगे। ए डॉट बी अगर लिखें तो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि एक वेक्टर इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों के बीच जो एंगल का डिफरेंस एंगल होगा बनेगा ही नहीं। एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो आंसर हो जाएगा ए बी। क्वेश्चन पूछ रहा है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा कि नेगेटिव होगा। 0 तो नहीं होगा क्योंकि देख रहे हैं 0 नहीं आया, नेगेटिव भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा,
ये तो क्या हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। जैसे आप 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 50 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आंसर हमेशा इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा, मैक्सिमम हो रहा। तो आंसर आप ये लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल से, जो फिगर हमने बनाया था अभी ऐसे करके, ये मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ से ग्राउंड से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ए, ऊपर जाने में समय। अब क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर रुक जाता है, नहीं, ऑब्जेक्ट फिर नीचे आना चालू करेगा। ये जो नीचे गिरेगा तो टी एफ हो जाएगा, टाइम ऑफ डीसेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ डीसेंट, इसको डिनोट करेंगे हम लोग डी से। यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से फिर नीचे आने में तो टोटल टाइम जो निकलेगा टी, वो हो जाएगा टी ए प्लस टी डी, और इस टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टी एफ, डिनोट करते हैं टी एफ से। रिलेशन आपने समझ लिया, क्या क्या रिलेशन है, आइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। द रिलेशन पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये टी एफ का, एंड टाइम ऑफ रीच द मैक्सिमम हाइट टी एम तक का। ये इसको टी एम उसने मान लिया, हमने एसेंट बोला, वहाँ टी एम बोला गया, कोई बात नहीं। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ रिलेशन बिल्कुल आसान है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 5 सेकंड लगेगा, तो टोटल टाइम कितना होगा, 10 सेकंड। इसका मतलब जो टी एफ होगा 2 गुना टी एम के बराबर होगा, टी एफ जो होगा 2 गुना टी एम के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ये वाला। $34 नंबर क्वेश्चन, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं प्रोजेक्टाइल के रास्ता को, उसके पाथ को, कि वो जो कितना दूरी तय किया उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का कौन सा एनर्जी बढ़ता या घटता है। तो आप जैसे इस पेन को देखेंगे, पेन को हम अगर ऊपर फेंकें तो आपने क्या देखा, पेन को ऊपर जाने में समय लगा, नीचे आने में समय लगा। ऊपर जाने में समय को बोला गया टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने में समय को बोला गया टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम को बोला गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बात आप गौर करें, जब आप इसको ऊपर फेंकते हैं तो ये ऊपर जाता है, तो थोड़े देर के लिए, बहुत ही कम समय के लिए थोड़ा सा रुकता है, उसके बाद ये नीचे आता है। तो जब ऊपर जाके रुका, इसका मतलब उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो गया, कम से कम हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, डी आंसर सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत भी आई है। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री हम जो बना रहे हैं, बार बार इस टाइप का फोटो ऐसे बना रहे हैं, ये वाला, ये कैसा है, ये है आपको पैराबोला। ये आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ के चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी के बोलेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, डी होगा। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। ए नंबर आप देख रहे हैं, न्यू बराबर हो जाएगा 1/t। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, पैराबोला, यही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया।
इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन ए प्रोजेक्टाइल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है वो हर एक वस्तु पर नीचे की ओर लगता है और उसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, बिल्कुल सीधा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है, सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो होगा रेडियल और पॉइंटिंग इनवर्ड्स अंदर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आया बच्चों, बहुत बार पूछा गया है ये वाला है, वेक्टर से रिलेटेड है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर को जब भी हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखें, तो पहले इसका मॉडुलस लगाइए और फिर वेक्टर को लिखिए, ये होगा इसका सही आंसर। वेक्टर और उसका फिर मॉडुलस ऐसे लिखना होगा। इसको देखिए एग्जाम्पल से हम करके लिखते हैं। सपोज आपने कोई वेक्टर लिया है ए, यूनिट वेक्टर, तो इसको आपको लिखना है, पहले वेक्टर को लिखिए, और फिर इसका आप मॉडुलस निकाल दीजिए, बस ये हो गया। मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए इससे मिल रहा है। एक पार्टिकल जब मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो कौन सा फोर्स है जो इनको यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रदान करता है। कोई पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कौन सा इसमें से जो फोर्स है उस पार्टिकल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रदान करता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा सेंटर की ओर लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mv²/r, ये तब सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। आपने देखा होगा जब कोई क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर बॉल को थ्रो करता है तो बिल्कुल ऐसे करके थ्रो करता है, उसका जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री के लगभग बनता है। 45 डिग्री से क्या होता है, जो बॉल है वो ज़्यादा दूर तक जाकर गिरेगा, मतलब उसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। आंसर होगा 45 डिग्री पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इनमें से क्या उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो स्पीड रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज करते रहता है। अब जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कभी कभी चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन होने के पीछे कौन सा फोर्स काम करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए मजबूर कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल
फोर्स। ये ए नंबर उसका है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का सारा जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज के वीडियो को हम लोग यहीं एंड करेंगे। हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन में जो नंबर दिए गए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़कर बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने भविष्य को उज्ज्वल करना है तो हमसे अवश्य जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।